चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक गॉस लॉ की एप्लीकेशन। और गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट। तो पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ के अंदर। तो गॉस लॉ की हमारी एप्लीकेशन है, बहुत सिंपल टॉपिक है, आराम से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट शीट, यानी कि अपरिमित आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो देखिए किस तरह की बात है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मान लो कि मेरे पास एक इनफाइनाइट शीट है, और इस इनफाइनाइट शीट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस पर क्या डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज। कुछ इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और ये चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है, सतत वितरित है, और इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। शीट इनफाइनाइट तक है, ये नेगेटिव इनफाइनाइट और ये पॉजिटिव इनफाइनाइट, ठीक। और मैं कहता हूं कि इसके सेंटर से, इसके सेंटर को मैंने नाम दिया O, और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो पहले तो मुझे चाहिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां पर मैं टिनी पार्ट कंसीडर करता हूं, पहला ये और दूसरा ये। इस टिनी पार्ट को नाम दिया मैंने A1, इसको नाम दिया A2, और दोनों ही सेंटर से इक्वल डिस्टेंस A पर है। दोनों टिनी पार्ट कितनी डिस्टेंस पे हैं, A डिस्टेंस पे हैं सेंटर से। दोनों ही केंद्र से बराबर दूरी पर हैं, A दूरी पर हैं, दोनों ही अल्पांश A1 और A2। और मान लो एरिया इनका बहुत छोटा सा है, DA है, और इसका एरिया भी कितना है, DA है। तो इनमें चार्ज भी कैसा होगा, सेम ही होगा, क्योंकि चार्ज लीनियरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, सतत वितरित है। तो इसमें भी चार्ज कितना, DQ, और इस वाले टिनी पार्ट में भी चार्ज कितना है, DQ ही चार्ज है। तो इसकी वजह से, इस टिनी पार्ट A1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, DE, जिसने लाइन OP के साथ कितना एंगल बना रखा है, थीटा एंगल बना रखा है। कितना एंगल बना रखा है, थीटा। इसी तरह से टिनी पार्ट A2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, DE ही होगा, और इसने भी एंगल कितना कंसीडर कर रखा है, थीटा। अब ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इस DE को इसके कंपोनेंट्स में क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। इसके कंपोनेंट्स में क्या करना पड़ेगा, रिजोल्व, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या क्या किया मैंने, समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैंने एक इनफाइनाइट शीट ली जिसकी चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके सेंटर O से हमें स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P था, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी थी। तो मैंने क्या किया, इस O से ऊपर की ओर A डिस्टेंस पर एक टिनी पार्ट मान लिया DA, जिसको नाम दिया A1, और दूसरा नीचे की ओर A डिस्टेंस पर ये टिनी पार्ट क्या मान लिया, DA, और जिसका नाम क्या दिया, A2। दोनों में सेम चार्ज कितना था, DQ था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड DE जो है, ये लाइन OP के साथ कितने एंगल पर हो गया, थीटा एंगल पर हो गया। तो भाई लॉजिकली बात है, वेक्टर क्वांटिटी है और एंगल जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना पड़ेगा। तो इसके कंपोनेंट्स में इसको क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं। तो मैंने बताया था कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना, जिसके साथ एंगल बनाया होता है, जिसके साथ कोण बनाया होता है, वो किसका कंपोनेंट होता है, होता है कोस का। तो मतलब इस DE का भी ये कंपोनेंट कितना होगा, DE कोस थीटा, और इस वाले DE का भी ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, DE कोस थीटा ही होगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। अब इसका दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा, नीचे की ऊपर। आप कहोगे सर ऊपर, क्योंकि मेन वेक्टर किधर है, ऊपर, तो ये कितना, DE sin थीटा। और इसका दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा, नीचे, कितना, DE sin थीटा। तो एक बात क्लियर हुई कि DE sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, और DE अपने आप में रिजोल्व हो चुका है।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बचेगा, इस तरफ। देखो आप समझो कि डी रिजोल्व हो चुका था, तो इस डी का भी कोई लेना देना नहीं, इस डी का भी कोई लेना देना नहीं, ये दोनों रिजोल्व हो चुके थे, और डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरफ बचा, इस तरफ बचा कि नहीं बचा। और ये किधर है, ये परपेंडिकुलर टू दी शीट है कि नहीं है, देखिए परपेंडिकुलर टू दी शीट, मतलब कि चार्ज इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन या परपेंडिकुलर टू दी शीट, जो परत है उसके क्या होगा, लंबवत होगा। मतलब अगर ये शीट है मान लो मेरी और ये चार्ज्ड है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। और किस तरफ हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी, मतलब इधर भी हो सकता है और इधर भी। बोलो क्लियर, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, किधर होगा, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, परपेंडिकुलर टू दी शीट, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां तक हमें बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी। अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। तो गॉस लॉ लगाते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत सिंपल चीज है, आराम से समझते हैं। चलिए तो गॉस लॉ लगाएंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक टिनी पार्ट है, सॉरी एक इनफाइनाइट शीट है, चार्ज शीट, और इस इनफाइनाइट चार्ज शीट का मैंने एक ए पार्ट कंसिडर कर लिया, ए एरिया का पार्ट क्या ले लिया, कंसिडर कर रखा है। चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है सिग्मा कूलम पर मीटर से, ठीक है। चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर मान लो। अब मैं यहाँ क्या करता हूं कि भाई गॉस लॉ लगाना है, तो मुझे यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस भी मेजर करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मेजर करता हूँ। इस गॉसियन सरफेस की क्या खासियत है कि ये जो इनफाइनाइट शीट है ना, ये इस गॉसियन सरफेस को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। कुछ इस तरह की इनफाइनाइट शीट है और उसमें ये हमारा गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल। ठीक भाई, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की रेडियस है r, रेडियस कितनी है, r है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था कि ये जो इनफाइनाइट शीट होती है इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर। मतलब कहने का ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, इधर ये और इधर ये मेरा क्या है, ई वेक्टर, और ये भी क्या है, ई वेक्टर। ठीक, अब मुझे लगाना है गॉस लॉ, मुझे क्या लगाना है, गॉस लॉ। डायग्राम आपको समझ में आया कि मैंने आर रेडियस का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिया और इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। बोलो क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कैसे करें, कैसे इसको करें, बड़ी समस्या वाली बात है, आराम से समझेंगे। देखिए भाई, एक बात तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि गॉस लॉ को मैं अच्छे से जानता हूं, आप समझते चलिए टॉपिक वाइज, मतलब बाय स्टेप आराम से आप समझते जाएंगे कि भाई मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। हम जानते हैं गॉस लॉ को कि गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अगर मैं नेट फ्लक्स निकालूंगा तो वो होने वाला इंटरनल चार्ज और एप्सिलॉन नोड का रेशो होगा। ये बात क्लियर, गॉस लॉ कहता है ये। अब मैंने बताया था कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, क्लोज ज्योमेट्री है, तो उसका जो नेट फ्लक्स होगा ना, उस ज्योमेट्री के जितने भी सरफेस होंगे, उन सब सरफेस से जितना भी फ्लक्स पास होगा, उन सब फ्लक्स को आप निकालो अलग अलग, सेपरेटली अलग अलग निकालो और उन सबको ऐड कर दो, वो नेट फ्लक्स आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कि इस गॉसियन सरफेस के पास जितने भी सरफेस है, गॉसियन जो सरफेस है इसके पास जितने भी प्लेन है, उन सबसे अलग अलग फ्लक्स पास होगा, उन सबका फ्लक्स आप निकालो और उनको ऐड कर दो, वो नेट फ्लक्स होगा कि नहीं होगा। मैंने बताया था कि अगर क्लोज ज्योमेट्री आ जाए तो आपको क्या करना है, आपने उसके अलग अलग पार्ट से फ्लक्स निकालना और उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, बस इतना सा काम है और कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हमें भी वही करना है,
हमें सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से बात करनी है। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के कितने प्लेन है? कितने प्लेन है? 3। कितने प्लेन है? 3। 2 तो फ्लैट है, 1 और 2, और एक कैसा है? कर्व्ड है। एक कैसा है? कर्व्ड। तो हमें इन तीनों से अलग अलग फ्लक्स निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है। मान लो इस वाले को मैं कह देता हूं A1 सरफेस, इस वाले को कह देता हूं मैं A2 सरफेस, और इसको कह देता हूं मैं A3 सरफेस। ठीक, तो तीनों के लिए निकालना है। सबसे पहले मैं इसके अंदर एक टिनी पार्ट कंसीडर करता हूं, छोटा सा टिनी पार्ट, जिसका नाम मैंने दिया DA। क्या नाम दिया? DA। तो अगर मैं DA वेक्टर के डायरेक्शन देखना चाहूंगा तो क्या DA वेक्टर की जो डायरेक्शन है क्या ये होगी, और क्या E वेक्टर भी इधर ही होगा? तो मुझे बता दीजिए, क्या पहले वाले के लिए क्लियर है बात? हाँ सर क्लियर, कोई समस्या नहीं। अगर मैं दूसरे वाले के लिए बात करूं, यहां पर भी एक टिनी पार्ट कंसीडर करूं, तो इसका टिनी पार्ट भाई क्लोज सरफेस है तो हमेशा आउटवर्ड होगा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन और जस्ट आउटवर्ड। तो DA वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, मुझे बता दीजिए। और क्या E वेक्टर भी इधर ही है? आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों सेम डायरेक्शन में। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं एक टिनी पार्ट कंसीडर करूं इस जगह पर, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन और आउटवर्ड। तो DA वेक्टर इधर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कोई समस्या नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर है। एंगल कितना है? 90 है। कितना है? 90 है। तो नेट फ्लक्स फॉर द सिलेंडर, नेट फ्लक्स फॉर द सिलेंडर। तो नेट फ्लक्स फॉर द सिलेंडर कितना होगा भाई? सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इक्वल टू होगा E वेक्टर डॉट DA वेक्टर 0 से किसके लिए? A1 सरफेस के लिए, प्लस E वेक्टर डॉट DA वेक्टर 0 से कितना? A2 सरफेस के लिए, प्लस E वेक्टर डॉट DA वेक्टर और 0 से कितना? A3। किस किस के लिए निकाल लिया भाई? A1 के लिए, A2, तीन तो पार्ट थे, A1 A2 और A3, तीनों अलग अलग प्लेन के लिए मैंने क्या निकाल लिया? फ्लक्स निकाल लिया। इन सबको ऐड कर देंगे। अब मैं बात करता हूं, मुझे भैया क्या क्या चाहिए होता है? एरिया चाहिए होता है, थीटा चाहिए होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है। एरिया चाहिए होता है, थीटा चाहिए होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है। ये 3 चीज चाहिए होती है। तो सबसे पहले फॉर प्लेन A1, फॉर प्लेन A1, पहले प्लेन A1 के लिए बात कर लें। फॉर प्लेन A1 के लिए अगर मैं बात करूं, A1 प्लेन के लिए, तो कितनी वैल्यू होगी मुझे बता दीजिए भाई। एक बात बताओ कि A1 में DA वेक्टर E वेक्टर के पैरेलल है कि नहीं है? बहुत अच्छे से बात समझ में आ रहा है कि E वेक्टर पैरेलल है DA वेक्टर के। इसका मतलब थीटा बराबर कितना आने वाला है? 0। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। उसके बाद फॉर प्लेन A2, अगर A2 प्लेन के लिए बात करूं तो भी सेम ही कंडीशन होने वाली है। अरे सेम ही कंडीशन होने वाली कि नहीं होने वाली? A2 वेक्टर DA वेक्टर किधर था? इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर था? इधर। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना होने वाला है? 0। इसी तरह फॉर प्लेन A3 के लिए अगर मैं बात करूं तो भाई बात समझ में आ रही है कि E वेक्टर किधर है? इधर, और एरिया वेक्टर किधर है? इधर। तो एंगल कितना है? 90। E वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके भैया? DA वेक्टर के। इसका मतलब थीटा कितना है? 90। और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि नेट फ्लक्स E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इक्वल टू होगा 0 से A1 E डॉट DA। क्यों होगा? समझ में आ रहा है, क्योंकि कोस 0 आता, प्लस 0 से A2 और E डॉट कितना? DA, प्लस उसका 0 होने वाला है थर्ड प्लेन के लिए, क्योंकि कोस कितना है? 90 है। जब इनको सोल्व करेंगे तो E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा? इधर आएगा EA1 प्लस कितना? EA2। मुझे एक बात बता दीजिए कि भाई A1 जो है वो A2 के बराबर ही है कि नहीं है? मतलब R रेडियस का सिलेंडर था तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों सेम है कि नहीं है? दोनों सेम है। तो इन दोनों को मैं मिला के क्या कह सकता हूं? कह सकता हूं कि A1 बराबर A2 बराबर A कह सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि E वेक्टर
डॉट डीए वेक्टर। अच्छा इसका मतलब समझते हो ना, साइक्लिक इंटीग्रल क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज ज्योमेट्री के लिए ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर बराबर आएगा ई ए प्लस ई ए, मतलब कितना हुआ 2EA, और इसको इक्वेशन क्या कह दी सेकंड। अगर मैं बात करूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए क्या आ रहा है कि भैया अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, देखिए फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन का दोनों का लेफ्ट पार्ट कैसा है, सेम। जब इनका लेफ्ट पार्ट सेम है तो इनका राइट पार्ट भी क्या होगा, सेम ही होगा, मतलब 2EA बराबर होना चाहिए Q इन इंटरनल साइड बाय एप्सिलॉन नोड। मुझे क्या निकालना है E, तो E क्या आना चाहिए Q इन बाय 2A एप्सिलॉन नोड। बोलो क्लियर है। अब मुझे बताइए कि Q इन कहां का चार्ज है। आप कहोगे सर ये गॉसियन सरफेस का चार्ज है, मतलब इस जगह पर गॉसियन सरफेस यहीं पे तो प्लेन को कट कर रही है, इस जगह का चार्ज है सर Q इन। कितना चार्ज है Q इन। अब मुझे बताइए कि क्या यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया सेम है। आप कहोगे बिल्कुल सर, सिलेंडर आर रेडियस का सब जगह सेम है, मतलब यहाँ पर जो एरिया होगा क्या वो एरिया ए होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो सर अगर ऐसी बात है तो अकॉर्डिंग टू आप चार्ज डेंसिटी से बात कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू चार्ज डेंसिटी हम कह सकते हैं कि भाई अगर कहीं पर इस जगह की अगर मैं चार्ज डेंसिटी देखना चाहूं तो सिग्मा लिखी जा सकती है Q इन बाई ए, क्योंकि यहाँ का अंदर का चार्ज कितना है Q इन और एरिया कितना है A, और हमें पता है चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो मतलब इस फॉर्मूले में अगर मुझे ये दिख रहा है Q इन बाई ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा। तो अगर ऐसा है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आया, देन E इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना भैया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस किस पर कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा के। अगर मीडियम चेंज हो जाता, अगर मैं बात करता किसी मीडियम की, तो EM बराबर सिर्फ इतना हो जाता कि 2 एप्सिलॉन नोड इनटू कितना एप्सिलॉन R, मतलब कि फिर सिर्फ इतना हो जाता कि EM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एप्सिलॉन R। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितना ज्यादा पैरावेक्टर, उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही कम क्या हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है कि एक बार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा, कहा कि भाई इनफाइनाइट चार्ज शीट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डिस्टेंस r के साथ रिलेशन फाइंड करो, ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ, ग्राफ। मुझे बताओ क्या इसमें कहीं भी r यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इस डिस्टेंस का कोई लेना देना है। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, यूज ही नहीं आ रही। यूज नहीं आ रही है तो क्या इस पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। तो ग्राफ कैसा बना, बोर्ड ने क्या पूछा था, ग्राफ क्या आना चाहिए था। देखिए बोर्ड ने कहा था R और E के बीच में रिलेशन बनाओ इनफाइनाइट शीट की वजह से। देखिए इस R का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इधर जाऊंगा तो R बढ़ेगी, इधर आऊंगा तो R घटेगी। इस तरह से ऊपर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, नीचे आऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। बोलो क्लियर है। मतलब इधर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, सॉरी डिस्टेंस R इंक्रीज होगी, और इधर आऊंगा तो डिस्टेंस R डिक्रीज होगी। जबकि ऊपर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, नीचे आऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो मुझे बताइए इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा भाई, इस कंडीशन में ये होगा भाई कि देखो अच्छे से आपको समझ में आने वाली कहानी है, ध्यान से सुनो कि अगर मैं इधर चला, अगर मैं किधर चला, इधर, तो मेरी R बढ़ेगी। स्टार्टिंग में जब मैंने देखा कि मेरा R 0 था, क्योंकि R पे रिलेट ही नहीं कर रहा, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसकी वैल्यू थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड। मैंने कुछ देर बाद मेरा R इंक्रीज हुआ, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी कितना रहा, इतना ही रहा, और R इंक्रीज हुआ फिर भी इतना ही रहा, और R इंक्रीज हुआ इतना ही हुआ। क्योंकि ये R पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो लाइन कैसे आएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। बोलो क्लियर है। तो इस तरह का एक सिंपल सा टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा, मैं इस चीज का थोड़ा सा भरोसा कर सकता हूं। तो देखिए मैंने आपको फिर बता रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने मेरे व्हाट्सएप नंबर और मेल डिस्क्रिप्शन पे डाल रखे हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए या कुछ और चाहिए तो आप उन पे मेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चलिए।